तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों 2016 के पहले के जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी रिटायर कर्मी हैं, वो बार बार पूछते रहते हैं कि मेरी पेंशन 7वें वेतन आयोग में कैसे किस प्रकार से रिवाइज की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपकी पेंशन 7वें वेतन आयोग से में किस प्रकार से रिवाइज की जाएगी। आप चाहे कभी भी रिटायर हुए हों, 4थे वेतन आयोग, 5वें वेतन आयोग या 6वें वेतन आयोग से कभी भी रिटायर हुए हैं, तो आपके पेंशन का रिविजन 7वें वेतन आयोग में किस प्रकार से किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन आएगा तो उसको दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, तभी आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी और आप सभी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों 2016 की पेंशन भोगियों का पेंशन किस प्रकार से रिवाइज किया जाएगा, उसके बारे में जो सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से आपकी पेंशन का रिवीजन होगा, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि 7वें पे कमीशन का जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि जो 2016 के पहले के पेंशनर्स हैं उनकी बेसिक को 2.57 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 7 CPC के एग्जिस्टिंग पे बैंड में लाया जाएगा और उसका हाफ उनकी पेंशन होगी और 30% उनकी फैमिली पेंशन होगी। इसके साथ ही साथ कहा गया था कि नोशनल पे फिक्सेशन के हिसाब से रिवीजन किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जो टेबल जारी किया गया था पेंशन को लेकर, उसके हिसाब से संशोधन किया जाएगा। जो कर्मचारी 1 जनवरी 1996 के पहले रिटायर हो गए हैं तो उनके लिए भी इसी टेबल को आधार बनाकर उनका फिक्सेशन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे एक कर्मचारी का एग्जांपल लेता हूँ जो 5वें वेतन आयोग से रिटायर हुए थे। तो 5वें वेतन आयोग से रिटायर कर्मी का 7वें वेतन आयोग में पेंशन का संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो आप एक लाइक करेंगे तो हमारी मेहनत का फल हमको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर 5वें वेतन आयोग से अगर रिटायर कर्मी है तो 7वें वेतन आयोग में उनके पेंशन का संशोधन किस तरह से किया जाएगा। तो मैं एक पर्टिकुलर बेसिक के आधार पर बताऊंगा, तो आप अपनी बेसिक के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उसी प्रकार से नियम वही रहेगा, केवल आपको समझना है कि किस प्रकार से संशोधन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 5वां वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 से लगा था, मतलब जनवरी 96 से लेकर दिसंबर 2005 के बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए थे तो 5वें वेतन आयोग में थे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 5वां वेतन आयोग में किसी कर्मचारी की पे स्केल 10,000 से लेकर 15,200 तक थी और लास्ट पे ड्रॉन था 11,300 था। तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक के हिसाब से समझिए, फार्मूला सेम है, आपको फार्मूला सेम है, केवल अपनी बेसिक यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिया है, आप अपनी बेसिक के हिसाब से इसको समझिए। जैसे आपकी लास्ट पे ड्रॉन थी 11,300, तो अब इसका फिक्सेशन कैसे होगा, चलिए थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, 3 स्टेप के माध्यम से आप समझ जाएंगे। यहाँ पे पहला स्टेप है, इनकी जो लास्ट पे ड्रॉन थी 5वें वेतन आयोग में जो लास्ट पे ड्रॉन थी उसमें क्या करना है, 1.86 से मल्टीप्लाई करके 6वें वेतन आयोग में लाना है। मतलब जो 6वें वेतन आयोग में लाने के लिए क्या फिटमेंट फैक्टर था 1.86। जो 5वें वेतन आयोग से रिटायर कर्मी है जब 6वें वेतन आयोग में आएंगे तो 1.86 फिटमेंट फैक्टर का यूज करके 6वें वेतन आयोग में वो आएंगे, क्योंकि ये 5वें वेतन आयोग से 6वें वेतन में पहले जाएंगे, उसके बाद 7वें वेतन में जाएंगे। इसलिए 5वें वेतन आयोग की लास्ट पे ड्रॉन में 1.86 से गुणा करके 6वें वेतन आयोग में लाया जाएगा, उसके बाद 2.57 से गुणा करके 7वें वेतन आयोग में लाया जाएगा। चूंकि इनकी लास्ट पे ड्रॉन थी 11,300 5वें वेतन आयोग में, तो लास्ट पे ड्रॉन में 1.86 से गुणा किया जाएगा, क्योंकि 6वें वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर का यूज करना था। तो आप अपनी बेसिक जो आपकी लास्ट बेसिक ड्रॉन थी उसमें 1.86 से गुणा कीजिए। अब गुणा करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें ग्रेड पे को ऐड करना है, आपका जो भी ग्रेड पे था उसको उसमें ऐड करना है। तो जो अमाउंट आएगा वो हो गया 6वें वेतन आयोग के हिसाब से नोशनल पे। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। पहला स्टेप में आपको आपकी लास्ट पे डाउन थी तो उसमें 1.86 से गुणा करना है और उसमें ग्रेड पे को ऐड कर देना है। ये स्टेप 1 हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 में अभी हमने क्या किया था, 1.86 से गुणा करने के बाद और ग्रेड पे जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया, अब उसमें क्या करना है, 2.57 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है।
क्योंकि सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, इसलिए सातवें वेतन आयोग में लाने के लिए 2.57 से गुणा करना है। 1.86 से गुणा करने के बाद और ग्रेड पे जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें 2.57 से गुणा करना है। अब जो अमाउंट आया उस अमाउंट को 7th पे के एग्जिस्टिंग टेबल में लेके जाना है। अगर उस टेबल में वह अमाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके आगे वाला अमाउंट लेना है, वो हो जाएगी आपकी नोशनल पे फिक्सेशन। तो उसके आगे वाला अमाउंट आपको लेना है। तो ये हो गया स्टेप 2। अभी स्टेप 3 लास्ट क्या करना है, अब इस अमाउंट का आपको हाफ कर देना है। इस अमाउंट का हाफ हो गया आपका पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये अमाउंट होगी आपकी पेंशन और 30% इस अमाउंट का आपका हो गया फैमिली पेंशन। दोस्तों आपको तीनों स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है। मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या करना है कि 5वें वेतन आयोग से 6वें वेतन आयोग में लाने के लिए 1.86 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ग्रेड पे को जोड़ना है और जो अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना है। अब जो अमाउंट आया उसको ले जाना है 2.57 से गुणा करके 7वें वेतन आयोग में, उसी टेबल में लेके जाना है और उस टेबल में जो अमाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो उसके आगे वाला अमाउंट पकड़ना है और उस अमाउंट का हाफ आपकी बेसिक आपकी पेंशन हो जाएगी और उसका 30% आपका फैमिली पेंशन हो जाएगा। तो 7 CPC के अनुसार ये जो टेबल आप देख रहे हैं, बहुत सारे टेबल बनाए गए हैं। टेबल नंबर 1 से लेकर 24 टेबल तक है। तो जितने भी टेबल है सब में आपका पेंशन किस प्रकार से रिवाइज किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। आपको मैंने जो एग्जाम्पल बताया उसी एग्जाम्पल का इसमें उपयोग किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चौथे वेतन आयोग में इतनी पेंशन इतना पे स्केल था, तो 5वें वेतन आयोग में ये किस प्रकार से किया गया और 6वें वेतन आयोग में किस प्रकार से लेके गया और 7वें वेतन में किस प्रकार से लिया गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसी प्रकार से ये टेबल बनाया गया है। तो उसी टेबल के आधार पे आपको पता करना है कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को उनकी पे स्केल और बेसिक पे जो होती है वो भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं रहती है। तो वे लोग अब इस टेबल के हिसाब से देख सकते हैं, कुछ अंदाजा उनको होगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कौन से टेबल में थे, कौन सी पे स्केल में थे, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। और जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर चौथे 5वें या 6वें वेतन आयोग से रिटायर हुए हैं तो उसी प्रोसीजर का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आप कौन से टेबल में आएंगे और कौन सी आपकी पेंशन होगी और क्या आपकी फैमिली पेंशन होगी। यहाँ पे सभी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक पे दिया गया है, इतनी 1996 से 1995 के बीच का बेसिक पे दिया गया है। यहाँ पे 96 से लेकर 2005 के बीच, यानी हर वेतन आयोग का यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट में रिवाइज पेंशन और फैमिली पेंशन यहाँ पे दी गई है। तो इसमें कुछ डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। यहाँ पे सभी टेबल के बारे में बताया गया है। तो पर्टिकुलर कौन से टेबल के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर कमेंट करेंगे तो मैं अलग से चाहिए तो वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बताइए कि कौन से टेबल के बारे में आप जानना चाहते हैं। सभी टेबल के बारे में बताया गया है। अगर टेबल आपको नहीं पता है तो भी आप अपनी बेसिक पे स्केल लिख दीजिए कमेंट में, तो आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।